प्रिय छात्रों, कक्षा 9 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बल तथा गति के नियम नामक पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और आज का जो अध्ययन बिंदु हम लोग का है वह है गति के नियम। यानी हम लोग आज गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, पिछले चैप्टर में अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखे हों तो उसमें हम लोग गति के समीकरण के बारे में पढ़े थे। गति का 3 समीकरण होता है, जिसे हम लोग प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, द्वितीय समीकरण s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के बारे में पढ़े थे। वह गति का समीकरण है और यह गति का नियम है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। गति के 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जड़त्व के बारे में पढ़े थे। प्रथम नियम जो होता है, प्रथम नियम, इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम। अब हम विचार करेंगे कि प्रथम नियम को हम लोग क्यों जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर जड़त्व की परिभाषा आपको याद हो, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु के स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहना चाहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर हम कहीं बाहर से कोई असंतुलित बल न आरोपित करें। तो जो प्रथम नियम है वह जड़त्व का नियम इसीलिए कहा जाता है। गति का जो प्रथम नियम है वो बतलाता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, गति के अवस्था में है तो गति के अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। इसे हम लोग गति का प्रथम नियम कहते हैं। यह चूंकि जड़त्व को भी परिभाषित करता है, इसलिए इसको हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ये गति का प्रथम नियम था। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, गति के अवस्था में है तो गति के अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। यह नियम वस्तु के जड़त्व को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब हम लोग दूसरे नियम पर विचार करेंगे। गति का जो दूसरा नियम है वह क्या है? द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या है, इसको जानेंगे। द्वितीय नियम में हम अगर कोई वस्तु गति कर रही है या कोई वस्तु विरामावस्था में है और उस पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु जो है गति के अवस्था में आ जाती है। वस्तु जब गति करने लगती है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यानी हम द्वितीय नियम में वस्तु के ऊपर आरोपित बल की विवेचना करते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु गति करने लगती है
उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। किसी वस्तु पर आरोपित जो बल होता है वह वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात बल जो होता है उसको F से लिखते हैं और यह बल जो है वस्तु के द्रव्यमान यानी m और उसमें उत्पन्न त्वरण यानी A। कहने के तात्पर्य ये है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु गति की अवस्था में आएगी और जब कोई भी वस्तु गति करेगी तो निश्चित ही उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। यानी जो हम बल लगाए हैं उस बल का जो परिमाण होगा, उस बल का जो मान होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा वस्तु के द्रव्यमान के और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के, अर्थात F अनुक्रमानुपाती m में या F बराबर KMA। यदि हम द्रव्यमान का और त्वरण का मात्रक m के इस पद्धति में लेते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में लेते हैं, तो F ये जो K है इसका मान 1 हो जाता है। तब ये F जो है m × A के बराबर आता है। चूँकि यह जो A है वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान है और त्वरण की परिभाषा आप लोग जानते हैं, किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को हम परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं F बराबर m और A जो है वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग परिवर्तन को कैसे बतलाएंगे? तो आप जानते हैं, चाहे आप मानेंगे कि माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और कुछ समय बाद उसका वेग v होता है, तो वेग में परिवर्तन कितना होगा? यानी v - u बटे t, यह वेग में परिवर्तन हो गया। अब फिर से F जो होगा वह m v - m u बटे t, या F जो होगा यह P2 - P1 बटे t के बराबर होगा। अब आप लोग यह सोचते होंगे कि यहाँ पर P2 और P1 कैसे हो गया। तो पिछले वीडियो में प्रिय छात्रों हम आपको संवेग के बारे में बताए थे। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी m × v, यानी ये द्रव्यमान हो गया और ये अंतिम वेग हो गया, इसका मतलब ये अंतिम संवेग होगा, ये P2 होगा। m × u, यानी यह जो है प्रारंभिक वेग है यानी प्रारंभिक संवेग होगा। अब यहाँ से F जो होगा डेल्टा P बटे T के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम बल की एक और परिभाषा दे सकते हैं, किसके पदों में? संवेग परिवर्तन के दर के पदों में। यहाँ से हम बताएंगे इस प्रकार, किसी वस्तु पर आरोपित बल का परिमाण उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है और यही गति का द्वितीय नियम भी है। आप यहाँ से बताएंगे किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है और यह जो रिलेशन है यह गति के द्वितीय नियम के गणितीय विवेचना को प्रदर्शित करता है, गणितीय रूप को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम गति के द्वितीय नियम को बता सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बल के मात्रक के ऊपर विचार करेंगे कि बल का मात्रक क्या होना चाहिए। तो बल का जो मात्रक है
उसको आप देखेंगे बल का मात्रक चूंकि F बराबर हम लोग यम में प्राप्त किए हैं, तो बल का जो मात्रक होगा, यम मतलब द्रव्यमान और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको शार्ट में हम केजी लिखते हैं। और ये जो त्वरण है, और आपको त्वरण का मात्रक मालूम है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी बल का जो मात्रक हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। यानी बल का किस पद्धति में? यम के यस पद्धति में मात्रक जो है वह केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग न्यूटन कहते हैं। अगर सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वह डायन होता है, और एक न्यूटन, यन का मतलब न्यूटन हुआ, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक न्यूटन जो होता है वह 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और यह जो था ये गति का द्वितीय नियम था। अब हम लोग तृतीय नियम के तरफ चलेंगे और गति के तृतीय नियम को पढ़ेंगे। तृतीय नियम, गति का जो तृतीय नियम है उस नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? यानी अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जिसको क्रिया बल कहते हैं, तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और इसी को हम लोग गति का तृतीय नियम कहते हैं, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। इसको आप लोग बताएंगे। प्रत्येक बल का, चाहे प्रत्येक क्रिया बल का एक प्रतिक्रिया बल होता है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसे हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और इसी नियम को हम लोग गति का तृतीय नियम कहते हैं, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहा जाता है।